नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज शुरू करेंगे हम इन तस्वीरों से, जहां अमित शाह गंगा सागर तट पर पहुंच चुके हैं और एक तरह से बिगुल बजा दिया है बीजेपी ने अमित शाह के नेतृत्व में कि चलो पलटा है, अब की बार परिवर्तन की बयार। ये अमित शाह की हुंकार है और खासकर बीजेपी ने तो अब ये ठान ली है कि कुछ भी हो, सब कुछ अपना इसमें झोंक देना है। हर क्षेत्र में, हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद होगा। ये वादा, ये ऐलान अमित शाह ने खुद कूच बिहार से अपनी रैली में किया था और अब थोड़ी ही देर में अमित शाह का रैली को और वहां पर जनता को संबोधन होगा। थोड़े दिन पहले ठाकुर नगर में भी उन्होंने यही कहा था कि दीदी, आपके दंगा प्रमुख अगर जहां होंगे वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी हर बूथ में होंगे। इस बार तो चुनाव सही तरीके से होकर रहेंगे, हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार मिलेगा, किसी को नहीं रोका जाएगा और इसकी तैयारी हमारी है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अब ये फैसला किया है कि उनका एक सीनियर व्यक्ति, पार्टी का कोई एक सीनियर व्यक्ति, सीनियर चेहरा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगले कम से कम 1 महीने तक वो वहां लगकर काम करेंगे। हर ग्राम में, हर सभा में जाकर मिलेंगे लोगों से और बीजेपी के परिवर्तन के वादे को कहेंगे, की बात करेंगे। ममता बनर्जी को डंके की चोट और डंके के चोट पर ऐलान कि हम आए हैं आपके साथ, आपसे भिड़ने के लिए, आपसे लड़ने के लिए। यही इसी क्रम में हम आपको बता दें कि लेफ्ट और कांग्रेस भी अब उफान पर धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। अपनी सीटों की उन्होंने बराबरी कर ली है और आईएसएफ से गठबंधन करने के बाद वो भी अब तृणमूल पर हमला करना चाहते हैं। तो हर तरफ से ममता बनर्जी पर एक तरीके से आघात है, चोट है उन पर और चैलेंज किया जा रहा है उनकी संप्रभुता को, उनकी अथॉरिटी को, क्योंकि पिछली बार 294 सीटों में से 211 सीटों में जीत कर आई थी तृणमूल कांग्रेस और एक तरह से अपना वर्चस्व बनाया था। 2018 के अगर मैं पंचायती चुनाव की बात करूं तो 34% ऐसी सीटें थी जहां तृणमूल का कोई सामना करने वाला कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अब देखिए कितने पिछले 3 साल के अंदर कैसे ये बात बदल गई है कि बीजेपी अब कह रही है कि हर बूथ में हम मौजूद हैं, हर क्षेत्र में हम मौजूद हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मौजूद हैं। और तृणमूल के बड़े बड़े दिग्गज जो बाहुबली नेता हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी, फिर अब दिनेश त्रिवेदी भी पलायन करने वाले हैं, राजीव सरकार निकल गए, मुकुल रॉय तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, अर्जुन सिंह भी पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब देखिए दालमिया वो भी निकल के आ गई हैं। हर कोई छोड़कर, और कल यश दास गुप्ता जैसे एक्टर भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने भी कह दिया कि संघ के हर अच्छे कार्य के लिए मैं उनके साथ हूं, ऐसी बात उन्होंने भी कह डाली। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, जमीन पर एक बीजेपी के लिए माहौल बनता दिख रहा है, बीजेपी की सरकार के लिए एक माहौल बनता दिख रहा है। और खासकर बीजेपी जितना तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जय श्री राम का विरोध करती हैं, उतना ही जोर से वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। अब ये गंगा सागर से तस्वीरें आ रही हैं और अमित पांडे और आशिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये रामकृष्ण मिशन और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी उन्होंने आज रिस्पेक्ट पे किया था सुबह सुबह अमित शाह जी ने। आज बहुत बड़ा दिन है। अमित, आप बताइए कहां पर हैं? आशिका, आपके पास भी मैं आता हूं। पहले अमित पांडे से जानना चाहूंगा कि अमित शाह अब कहां पर, कौन सी रैली को संबोधित करेंगे, कहां पर उन्होंने अभी दर्शन लिए हैं? एक मंदिर में भी जाते हुए दिखे, गंगा सागर तट पर भी दिखे। देखिए आनंद, गृहमंत्री अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल आते हैं, स्थानीय जगह के धार्मिक स्थलों का वो दर्शन करते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। उसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर काकद्वीप के काली मंदिर में यहाँ पर आएंगे, पूजा अर्चना दर्शन करेंगे और यहीं से, इसी मंदिर से वह रोड शो करेंगे। और इस मंदिर की अपनी अलग ऐतिहासिक महत्वता है, क्योंकि इस मंदिर में काकद्वीप, गंगा सागर के आसपास से हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और 300 साल पुराना मंदिर है। काकद्वीप से दूसरी जगह वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। स्थानीय मत्स्य उद्योग से जुड़े एक शख्स के यहाँ वह
खाना भी खाएंगे। तो पूरी की पूरी तरीके से काकद्वीप जो कि तटीय इलाका है और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर तृणमूल के गढ़ में स्थानीय लोगों से जुड़ने की पहल होगी, कोशिश होगी गृह मंत्री अमित शाह की, बीजेपी पार्टी की। आपके पीछे कितनी भीड़ है, कितनी चहल पहल है? कई सारे अनाउंसमेंट सुनाई दे रहे हैं। क्या आप रैली स्थल के निकट हैं अमित? जी बिल्कुल आनंद, आप अगर ये देखेंगे लगातार ये जो रास्ता है ये रैली स्थल की ओर जा रहा है और यहाँ से 17 किलोमीटर दूर वो स्थान है जहाँ पर गृहमंत्री रैली करेंगे और उसके बाद इस मंदिर में आएंगे। तो जितनी जो भीड़ है आनंद, आप देख रहे हैं कि जो भरी भी आ रही है, झंडों से पटा हुआ है। ये सकरी सी सड़क है, समुद्र से, गंगा सागर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर मछली पालन उद्योग यहाँ का बहुत ही अहम उद्योग है और इस तरीके से लोग रैली स्थल में जा रहे हैं। और आज गृह मंत्री के जो 3 कार्यक्रम हैं उसके लिए ये पूरा नज़ारा आप काकद्वीप से देख सकते हैं। जी, गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं। वहां उन्होंने स्वामी प्रणवानंद की आरती की। आरती के बाद गृह मंत्री भजन में शामिल हुए। फिर अमित शाह करीब आधे घंटे तक वहां रहे और उसके बाद वो गंगा सागर के चले गए, जहां से हमें दृश्य आ रहे हैं। और अब यहाँ ये कपिल मुनि की आरती हो रही है। अब आशिका, बीजेपी का सीधा बयान ममता बनर्जी को ये है कि कपिल मुनि हो, मदन मोहन या फिर जय श्री राम, दुर्गा हो या काली, हम तो सबके हैं सवाली, लेकिन जय श्री राम से तो आपको चिढ़ है। ये शायद ऐसा जवाब है ममता बनर्जी को, जिन्होंने कहा कि आप दुर्गा पूजा नहीं करते, काली पूजा नहीं करते, सरस्वती पूजा नहीं करते। तो अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता जैसे जेपी नड्डा कह रहे हैं, देखिए हम तो सबकी पूजा करते हैं, आपको क्यों जय श्री राम से चिढ़ है? आनंद, देखिए अमित शाह के हाथ में जो आरती की थाली है वही तृणमूल कांग्रेस के इन सारे सवालों का जवाब है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, ये वो घर है जहाँ पर थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह खाना खाने आएंगे और उसके पहले अभी जहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम में वो पूजा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उसका विशेष महत्व है। और गंगा सागर जो कि यहाँ पर जब भी मकर संक्रांति होती है बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग जुड़ते हैं। कपिल मुनि का जो आश्रम है वहाँ पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रामायण में भी कपिल मुनि के इस आश्रम की जो है के बारे में लिखा गया है, के बारे में वर्णन है। तो ये आदिकाल से पुराना मंदिर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और चाहे अध्यात्म हो, चाहे धर्म हो, चाहे बंगाल की संस्कृति हो, चाहे फिर ये जो राजवंशी कम्युनिटी जिनके घर पर आज भोजन करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो गृह मंत्री अमित शाह से छूटा है। सभी को साधने की पूरी कोशिश है। चलिए, तो एक बात उन्होंने कहा कि आस्था में आप हमें मत टटोलिए। सनातन प्रथा में हर आस्था के किसी, और हिंदू प्रथा में जितने भी आस्थाएं हैं, जो भी हैं, हम सब में विश्वास रखते हैं और सबके विकास की एक साथ बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इलेक्टोरल तरीके से देखें और सियासी रंग से देखें तो खासकर राजवंशी समाज और मटुआ समाज, कूच बिहार में भी उन्होंने राजवंशी समाज के ऊपर फोकस किया था। आशिका, जब वो मदन मोहन मंदिर गए थे, अमित पांडे उस वक्त भी हमारे साथ मौजूद थे वहां मदन मोहन मंदिर से, और फिर ठाकुर नगर गए थे जहां उन्होंने मटुआ समाज से बात की थी। आज फिर काकद्वीप गए हैं जहां फिर राजवंशी समाज के घर के अंदर घर पर भोजन करेंगे और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने पूजा की है और वहां से अब वो बाहर निकल रहे हैं। गंगा सागर तट पर जाकर उन्होंने थोड़ा समय बिताया। अब वहां से निकलकर इस तटीय इलाके में जितने भी वहां पर फिशरमैन हैं, फिशर फोक हैं, मछुआरे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अमित, देखिए ट्राइबल्स, आदिवासी जो तो और ये जो मछुआरे हैं, उसके साथ साथ मटुआ समाज जो कि बांग्लादेश छोड़कर भागकर आया था 1947 के बाद, 1971 के बाद, और आज भी अपनी डिग्निटी को खोज रहा है, और ये राजवंशी समाज, ये सभी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका कि अगर आप वोट शेयर गिन के देखें, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ देकर गिने, तो अमित कम से कम 60 से 70% इनका नंबर आ जाता है। जी आनंद, बिल्कुल राजवंशी समाज और मथुआ समाज बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी वहां कुछ बोल रहे हैं कपिल मुनि आश्रम पे, वहीं चलते हैं। अमित, फिर मैं आपके पास आता हूं। अमित जी, बोला जाता है गंगा सागर बार बार। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं गंगा सागर तीर्थ पर
समुद्र दर्शन और जहाँ पर माँ गंगा समुद्र में विलीन होती है उस पवित्र जगह पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर स्थित कपिल मुनि का ये मंदिर सदियों से आध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रकार से इस तीर्थ का महिमा मंडन हमारे पूर्वजों ने किया है। हमारे पुराणों के अनुसार महाराज भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों के मोक्ष के लिए मां गंगा को हिमालय की गोद से लेकर गंगा सागर तक आए थे और आज पुण्य सलीला मां गंगा हजारों लाखों साल के बाद भी पूरे भारतवर्ष के हम सभी लोगों को लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंगा सागर तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। माँ गंगा को शुद्ध करने का, प्रदूषण मुक्त करने का और उसे सभी बच्चों को स्नेह और वात्सल्य के साथ माँ गंगा नहला सके, इस प्रकार के निर्मल जल के आस्वाद ले सके, ऐसी गंगा की निर्मित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अयोध्या के साथ भैया मुझे तो बोलने दो। और आज जब एक तीर्थ स्थान पर आया हूँ, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है, जैसे लाखों श्रद्धालुओं को दुख होता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करें और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्मा इनको दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। मैं फिर से एक बार इस स्थान पर आकर अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूं और ये पवित्र तीर्थ स्थान करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है। उसका पुनर्निर्माण, पुनरोद्धार बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना कर मेरी बात समाप्त। अमित शाह ने दिया प्रेस को एक छोटा सा बयान, कोई सवाल नहीं लिए, लेकिन इतना कह दिया कि नमामि गंगे का कार्यक्रम बंगाल में आकर अटक गया है। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उसे पूरा किया जाएगा, गंगा को अविरल निर्मल किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा पूरे बंगाल में गंगा सागर तक। ये वादा भी किया और साथ में आध्यात्म और धर्म की भी बात कही कपिल मुनि आश्रम से। अमित पांडे और आशिका सिंह हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अमित, बहुत सिग्निफिकेंट है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जिस ग्रुपिंग की ये बात कर रहे हैं, इलेक्टोरली देख रहे हैं, कम से कम 55 to 60% वोट शेयर जो है ये इस ग्रुप से आता है। मटुआ समाज, राजवंशी और आदिवासी फिशर फोक, ये जो ग्रुप्स हैं। देखिए, जब भी गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर दौरा रहा है तो वो जाहिर सी बात है, जैसा हम बात कर रहे थे, हमेशा कुछ न कुछ वो स्थानीय लोगों के साथ रूबरू होते हैं। राजवंशी समुदाय के हम समाज की हम बात कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह जब उत्तर बंगाल के दौरे पर थे आनंद, तब भी उन्होंने राजवंशी समुदाय के अहम नेता, प्रमुख नेता, राजवंशी घराने से, उनके जो कूच बिहार राजघराने से जुड़े जो राजा थे अनंत राय, उनसे मुलाकात की थी। और अब राजवंशी समुदाय के एक मत्स्य उद्योग से जुड़े शख्स के यहाँ खाना खाना, तो दिखाना कि हम कितने करीब है। बहुत ये जो पूरा स्ट्रेच आनंद आप देखें कि 51 विधानसभा सीट काकद्वीप से कोलकाता तक ये आती हैं विधानसभा सीट, और इसी पर बीजेपी की नज़र है। तृणमूल का ये गढ़ है,
अभिषेक बनर्जी की ये लोकसभा सीट है और इस पर सफलता लेना बीजेपी के लिए चुनौती है। और इसी चुनौती के लिए हुंकार भरने, जोश भरने गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं। जी, इन लाइव तस्वीरों के साथ हैं क्योंकि अमित शाह अब फिर अपनी गाड़ी में बैठकर लगता है उस तरफ जाएंगे जहां वो भोजन करने वाले हैं। आपने कहा राजवंशी हैं, लेकिन मत्स्य समुदाय, राजवंशी मत्स्य समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनके घर भोजन करेंगे। लेकिन आशिका, एक बात अगर हम देखें तो बीजेपी और अमित शाह के नेतृत्व में जो, और जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी वहां ग्राउंड पर जो कर रही है इलेक्टोरली, और वो भी चुनाव से पहले, कुछ ऐसा ही समीकरण बनाया था आशिका, कुछ ऐसा ही समीकरण बनाया था ममता बनर्जी ने 2011 में, जब वो इसी राजवंशी समाज से जुड़ी थी, जब उन्होंने उसी वक्त कुछ वादे किए थे इस समुदाय के लिए, मटुआ समाज के लिए, और अब भी वो कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब की बार ये हवा कहीं और बहती नजर आ रही है, क्योंकि पहले बीजेपी के नेता दिखते थे, उनके पीछे की भीड़ कभी कैमरा में नहीं कैद होती थी। अब की बार अब ऐसा लग रहा है कि कैमरा के साथ वो भीड़ को भी दिखा रहे हैं, यानी भीड़ भी पहुंच रही है बीजेपी के पास। ये खुद बीजेपी स्वीकार करती है। जी आनंद, मुद्दे लगभग वही थे। मैं आपको बता दूं, दक्षिण 24 परगना ये टीएमसी का गढ़ है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर जो भगवा झंडे नज़र आ रहे हैं, पहले कभी नज़र नहीं आते थे। जाहिर है परिवर्तन की हवा यहाँ भी बहने लगी है। और जो मुद्दों की बात करें, आप जो कर रहे थे कि चाहे फिर जो आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST हो, चाहे किसान हो, चाहे मत्स्यजीवी हो, सभी को साधने की कोशिश गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से रही है। जब भी यहाँ पर आते हैं, उनका जो भोजन होता है, मध्याह्न भोजन, वो हमेशा से खास रहता है, कभी किसानों के साथ तो कभी मत्स्यजीवियों के साथ। तो आज राजवंशी समुदाय जो, जिसका मुद्दा ममता बनर्जी भी उठाती रही है बार बार, चाहे फिर उनकी भाषा की बात हो, चाहे उनको SC के तौर पर स्वीकृति की बात हो, हमेशा ये मुद्दे ममता बनर्जी भी उठाती रही है। और इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ा करके गृह मंत्री अमित शाह भी साधने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल को। जी हाँ, और मत्स्य समुदाय के लिए जो अब की बार इन्होंने प्लान बनाए हैं, ये शायद पहले नहीं हुआ है। और सेंटर में भी जिस तरह का बजट आया है, गिरिराज सिंह ने इसे ट्वीट करके बताया था कि देखिए, जिस मंत्रालय और जिसकी बात आप अभी 2021 में कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के MP राहुल गांधी को एक मैसेज दिया कि हमने तो 2019 में उसकी कल्पना भी कर दी, और जितना आपने 60 सालों में खर्च किया, उतना हमने पिछले दो बजट या 3 बजट के अंदर ही उतनी धनराशि निर्धारित की है। और ये अब की बार के बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है, इस पर बात की गई है। बहुत सोची समझी एक नैरेटिव को इन्होंने बुना है कि विकास के जरिए हम कैसे लोगों को विश्वास की तरफ ले जाएं कि हम पर विश्वास कीजिए, हम ये काम करके दिखाएंगे। लेकिन कंसिडरेशन अगर आप देखें इलेक्टोरली बहुत सिग्निफिकेंट है। इस पर थोड़ा और बात करेंगे। अमित और आशिका बने रहिए हमारे साथ। वहीं गृहमंत्री के बंगाल दौरे में एक बार फिर राजवंशी समुदाय केंद्र बिंदु रहेगा, जिसके एक परिवार के यहां वो खाना खाएंगे। जी हां, अमित शाह वहीं चल रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री इस इलाके में जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। 1971 में बांग्लादेश से भारत आने वाला ये समुदाय गृह मंत्री के इस यात्रा से बेहद खुश है। राजवंशी समुदाय के लोग अचानक केंद्र बनकर उभरे हैं और तमाम नेता उनके पास जा रहे हैं। और क्यों ये अहम है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये राजवंशी समुदाय के लोग हैं जो उत्तर बंगाल में भी रहते हैं और पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं। हालांकि उत्तर बंगाल और असम में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में जो रहते हैं, इनकी तादाद थोड़ी कम है। अब गृह मंत्री का दक्षिण बंगाल का ये दौरा है और राजवंशी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले एक परिवार से मिलेंगे। और ये परिवार 1971 में बांग्लादेश से आकर यहाँ पर बस गया था। राजवंशी समुदाय के लोग करीब 2.5 करोड़ के आसपास रहते हैं। पश्चिम बंगाल, असम में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रखते हैं और ये ज़्यादातर मछली पालन उद्योग और अपनी परंपरा से जुड़े होते हैं। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने अनंत राय से मुलाकात की थी, जो कि राजवंशी समुदाय के से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब दक्षिण बंगाल के भी जो दौरे में वो राजवंशी समुदाय के एक परिवार के यहाँ खाना खाएंगे। तो बीजेपी की लगातार कोशिश है कि इस समुदाय से अपने आप को जोड़ा जा सके, और वो संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रही है कि हमेशा उनकी पार्टी इन समुदाय के लोगों के लिए काम करती रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ अमित पांडे, काकद्वीप, न्यूज़ 18 इंडिया।
बंगाल का पॉपुलेशन 9 से 10 करोड़ है, जिसमें कि वोटर बेस कम से कम 6.5 करोड़ तक का है, अगर मुझे मेरे आंकड़े याद हैं। और इस तरह अगर आप राजवंशी और मटुआ समाज को ही आप जोड़ लें बंगाल में, तो उनका ही बेस कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी का है, जिसमें से कम 80% जो 75% जो हैं वो वोटर्स हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा समुदाय है और वोट बैंक है ये, और वोट बेस है ये। जिस परिवार के यहाँ आज अमित शाह खाना खाएंगे वो परिवार बेहद खुश है। सुबह से ही खाने की तैयारियां हो रही। बंगाल की थाली सज चुकी है, शुक्तो है, पनीर की सब्जी है, बंगाल की स्पेशलिटी जो गुड़ होता है खजूर का, उसकी बनी खीर होगी, रसगुल्ला होगा, संदेश होगा। यहाँ पर जिस घर में गृह मंत्री अमित शाह खाना खाएंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। बात करते हैं क्या क्या खाना बन रहा है। सफ़ेद चावल, रोटी, बैगन के भुजिया मतलब फ्राई, और पॉपी सीड का पकोड़ा, और भेज दाल, और सुक्तो, पनीर की सब्जी, सलाद, पापड़, आम का चटनी और खीर। कितने लोग मिलकर खाना बना रहे हैं? लगभग 4 से 5। कई घंटों की मशक्क़त। यहाँ पर अंदर घर के भीतर बैठा करके खाना खिलाएंगी, घर तो बहुत छोटा है। और सत्रों की भूमि मजूली को मेरा प्रणाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नितिन जी, रविशंकर जी, मनसुख भाई, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद जी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी, और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लग रहा है कि आली आए लिगांग उत्सव की उमंग दूसरे दिन भी जारी है। कल मिसिंग समुदाय के लिए खेती और किसानी के उत्सव का दिन था, और आज मजूली सहित पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ताकामे लिगांग आछेंगे छेली ड्रुग। भाई और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाकी हमनवर अर्थ। यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेलजोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित
पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजुली द्वीप गया था तो वहां की समस्याओं को करीब से महसूस किया था। मुझे खुशी है कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। मजूली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजूली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यही नहीं, इस पुल से मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी असम से दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। सोचिए, मेघालय और असम के बीच अभी सड़क मार्ग से जो दूरी करीब 250 किलोमीटर है, भविष्य में सिर्फ 19-20 किलोमीटर रह जाएगी। ये ब्रिज अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। भाइयों और बहनों, ब्रह्मपुत्र और बराक सहित असम को अनेक नदियों की जो सौगात मिली है, उसको समृद्ध करने के लिए आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सशक्त करेगा। इस अभियान की शुरुआत में आज निमाती मजूली नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी धुबरी तिसिंगमारी के बीच 3 रोपैक्स सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ असम इतने बड़े स्तर पर रोपैक्स सर्विस से जुड़ने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके अलावा जोगीघोपा में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल सहित ब्रह्मपुत्र पर 4 जगह टूरिस्ट जेटी बनाने का काम भी शुरू किया गया है। मजूली सहित असम को, नॉर्थ ईस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाले ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में विकास की गति को और तेज करेंगे। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को
और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में भी असम देश के संपन्न और अधिक रेवेन्यू देने वाले राज्यों में से एक था। यहां तक कि चिटगांव और कोलकाता पोर्ट तक चाय और पेट्रोलियम पदार्थ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियां और रेल लाइनों से होकर ही पहुंचते थे। कनेक्टिविटी का यही नेटवर्क असम की समृद्धि का बड़ा कारण था। लेकिन आजादी के बाद जहां इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना जरूरी था, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। जलमार्ग पर फोकस नहीं किया गया तो लगभग खत्म ही हो गए। इसी क्षेत्र में अव्यवस्था और अशांति के पीछे विकास को लेकर ये लापरवाही भी एक वजह तो थी ही थी। इतिहास में की गई इन गलतियों को सुधारने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। अब उनका और विस्तार किया जा रहा है, उन्हें और गति दी जा रही है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी केंद्र बनाया जाए। इसलिए इनलैंड वाटरवेज को यहां एक बड़ी ताकत बनाने पर काम चल रहा है। हाल में ही बांग्लादेश के साथ वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने के लिए हुगली नदी में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर काम चल रहा है। इससे असम के अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को भी हल्दिया, कोलकाता, गुवाहाटी और जोगीघोपा के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी अभी नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने के लिए जिस संकरे से क्षेत्र पर हमारी निर्भरता रहती है, उस निर्भरता को ये रास्ता कम करेगा। भाई और बहनों, जोगीघोपा का टीडब्ल्यूटी टर्मिनल, आईडब्ल्यूटी टर्मिनल इस वैकल्पिक रास्ते को और मजबूत बनाएगा और असम को कोलकाता से हल्दिया पोर्ट से जलमार्ग द्वारा जोड़ेगा। इस टर्मिनल पर भूटान और बांग्लादेश के कार्गो, जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कार्गो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग स्थानों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। साथियों, अगर सामान्य जन की सुविधा प्राथमिकता हो और विकास का लक्ष्य अटल हो तो नए रास्ते बन ही जाते हैं। मजुली और नेमाती के बीच रोपैक्स सेवा ऐसा ही एक रास्ता है। इससे अब आपको सड़क के रास्ते करीब 450 किलोमीटर घूमकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप रोपैक्स से सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर करते हुए अपनी साइकिल, स्कूटर, बाइक या कार को जहाज में ले जा सकते हैं। इस रास्ते पर जो 2 जहाज चलाए जा रहे हैं, वो एक बार में करीब 1600 यात्री और दर्जनों वाहनों ले जा पाएंगे। ऐसी ही सुविधा अब गुवाहाटी के लोगों को भी मिलेगी।
अब उत्तरी और दक्षिण गुवाहाटी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 3 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। इसी तरह धुबरी और हथसिंगी मारी के बीच इसकी दूरी करीब 250 किलोमीटर से कम होकर के 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा सिर्फ जलमार्ग ही नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका उपयोग करने वालों को सटीक जानकारी भी मिले, इसके लिए भी आज ई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। कार डी पोर्टल से नेशनल वाटरवे सभी कार्गो और कुछ से जुड़े ट्रैफिक डेटा को रियल टाइम पर कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी पोर्टल नौचालन के अलावा वाटरवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारियां भी देगा। जीआईएस आधारित भारत मैप पोर्टल उन लोगों की मदद करता है जो यहां घूमने फिरने या व्यापार कारोबार के लिए आना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का देश में विकास हो रहा है। असम उसका बेहतरीन उदाहरण होने वाला है। भाइयों और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट की वाटर, रेलवे, हाईवे कनेक्टिविटी के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। इस पर भी लगातार काम हो रहा है। अब सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का छठा डेटा सेंटर भी बनने वाला है। ये सेंटर नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए डेटा सेंटर हब के रूप में काम करेगा। इस डेटा सेंटर के बनने से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ई गवर्नेंस को, आईटी सर्विस आधारित इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को और बल मिलेगा। बीते सालों से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए बीपीओ का जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, उसको अब ताकत मिलेगी। यानी एक प्रकार से ये सेंटर डिजिटल इंडिया के विजन को नॉर्थ ईस्ट में भी मजबूत करेगा। भाइयों और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका ने लिखा था, कर्मई आमार धर्म, आमी नूतन जुगर नूतन मानव, आनिम नूतन स्वर्ग, अवहेलित जनतार बाबे, धरात प्रातिम स्वर्ग। यानी हमारे लिए काम ही हमारा धर्म है। हम नए युग के नए लोग हैं जिनकी सूद भी कभी नहीं ली गई। हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की इसी भावना के साथ आज असम और नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में सरकार काम कर रही है। ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द समृद्ध हुई असमिया संस्कृति, अध्यात्म, जनजातियों की समृद्ध परंपरा और बायोडायवर्सिटी, ये पूरे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी गौरव गाथा है। श्रीमंत शंकर देव जी भी मजुली द्वीप इसी धरोहर को सशक्त करने के लिए आए थे। इसके बाद मजुली की पहचान आध्यात्म के केंद्र के रूप में, असम की संस्कृति की आत्मा के रूप में बनी। आप सभी ने क्षत्रिय संस्कृति को जिस प्रकार आगे बढ़ाया वो प्रशंसनीय है। मुखाशिल्प और रास उत्सव को लेकर जिस प्रकार देश और दुनिया में अब उत्साह बढ़ रहा है वो अद्भुत है। ये ताकत, ये आकर्षण सिर्फ आपके पास ही है। इसको बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। भाइयों और बहनों, मैं सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि मजुली के, असम के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सामर्थ्य को
बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। सत्रों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त करने का अभियान हो, कल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, मजूली को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सिटी साइट का दर्जा देना हो, तेजपुर मजूली शिवसागर हेरिटेज सर्किट हो, नमामि ब्रह्मपुत्र और नमामि बराक जैसे उत्सवों का आयोजन हो, ऐसे कदमों से असम की पहचान और समृद्ध हो रही है। साथियों, आज कनेक्टिविटी के जिन प्रोजेक्ट्स का प्रारंभ और शिलान्यास किया गया है, उनसे असम में टूरिज्म के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। क्रूज टूरिज्म के मामले में असम देश का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। नेमाती, विश्वनाथ घाट, गुवाहाटी और जोगीघापा में टूरिस्ट जेटी बनने से असम की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा। जब क्रूज में घूमने के लिए देश और दुनिया का ज्यादा खर्च करने वाला टूरिस्ट पहुंचेगा तो असम के युवाओं की कमाई के साधन भी बढ़ेंगे। टूरिज्म तो ऐसा सेक्टर है जिसमें कम से कम पढ़ा लिखा, कम से कम निवेश करने वाला भी कमाता है और स्किल्ड प्रोफेशनल भी कमाता है। यही तो विकास है जो गरीब से गरीब को भी, सामान्य नागरिक को भी आगे बढ़ाने का अवसर देता है। विकास के इसी क्रम को हमें बनाए रखना है और गति भी देनी है। असम को, नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए हमें मिलकर के काम करना है। एक बार फिर आप सभी को विकास के नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाबाहु ब्रह्मपुत्र इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, वहां जो असम में मौजूद थे, मजुली को फुलबारी से जोड़ने का और असम को मेघालय से जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो कम से कम 200 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है वहां असम से लेकर मेघालय जाने के लिए। अब जब ये अगर पुल बन जाएगा तो 19 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा। 20 मिनट में आप असम से मेघालय जा पाएंगे और मेघालय से असम आ पाएंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा, भारत का सबसे लंबा पुल होगा 19 किलोमीटर में जब ये बनकर आएगा।